हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू द डीकोड आईएएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल 21 कैपिटल ए फंडामेंटल राइट्स के सीरीज़ में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो या एंटायर सीरीज़ नहीं देखा है तो आई बटन में इंडियन पॉलिटी का प्लेलिस्ट का बटन आपको दिख रहा होगा, आप उसमें जाकर के प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। एक डिस्क्लेमर पहले से दे देना ज़रूरी है कि लास्ट वीडियो जो है जिसमें आर्टिकल 20 और 21 कैपिटल ए डिस्कस किया गया है उसमें कुछ साउंड की रिकॉर्डिंग को लेकर इश्यूज़ आए हैं, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। अगली बार से इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। दैट वाज समथिंग, इसको कह सकते हैं एक टेक्निकल ग्लिच था, पता नहीं चला था। एनीवेज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है दोस्तों, ये आर्टिकल 22 के ऊपर है। इसमें कहा जा रहा है कि कौन से वो अधिकार हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो जब भी किसी इंसान को पुलिस अरेस्ट करती है या डिटेन करती है तब हमारे पास कौन कौन से ऐसे प्रोटेक्शन होते हैं जिसको भी अरेस्ट किया जा रहा है। सो आर्टिकल 22 ग्रांट प्रोटेक्शन टू अ पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ समझने की बात है वो है, एक शब्द होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन मतलब अगर आपने कोई क्राइम किया है तो आपको पनिशमेंट मिलता है और इस पनिशमेंट की इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको अरेस्ट किया जाता है। तो ये जो क्राइम करने के बाद पनिशमेंट मिलने के लिए आपको अरेस्ट किया जाता है, दिस इज प्यूनिटिव डिटेंशन। ठीक है, टू पनिश अ पर्सन फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बाय हिम। और ये पनिशमेंट कब मिलती है? आफ्टर द ट्रायल एंड द कन्विक्शन, यानी कि जब आपको अपराधी घोषित कर दिया जाता है बाय अ कोर्ट, उसके बाद आपको पनिशमेंट मिलती है। अरेस्ट पहले कर लिया जाता है जस्ट आफ्टर द क्राइम, दैट इज प्यूनिटिव डिटेंशन। अब बात करते हैं हम लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन दोस्तों ये वाला पोर्शन है। इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि आप किसी भी इंसान को डिटेन कर सकते हैं, यानी कि आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट ट्रायल एंड विदाउट द कन्विक्शन बाय अ कोर्ट। इसका मतलब ये कि उसने कोई क्राइम किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कोई क्राइम किया है तभी आप उसको अरेस्ट कर रहे हैं। आप उसको कोई क्राइम करने से रोकना चाहते हैं। सो बेसिकली टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम कमिटिंग एन ऑफेंस इन द नियर फ्यूचर। अब सवाल यह है कि क्या हर कोई ऐसा अरेस्ट, हर किसी को ऐसे अरेस्ट करती है? क्या हर कोई ऐसा पोटेंशियल क्रिमिनल है? क्या आपको और हमको भी पुलिस प्रिवेंटिव डिटेंशन में रोकेगी ताकि हम कोई क्राइम ना कर सकें? नहीं, ऐसा नहीं। तो ये किसके लिए ये प्रिकॉशनरी मेजर लिया जाता है? किसके ऊपर पुलिस सस्पिशन करती है? दोस्तों, ये सस्पिशन उनके लिए करती है जो लोग हिस्ट्री शीटर्स हैं, यानी कि जिनका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ऐसे अरेस्ट को, जिसको प्रिवेंटिव अरेस्ट कहा जाता है, उनको कहा जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो दो शब्द आपने याद कर लेना है, एक प्यूनिटिव डिटेंशन और दूसरा प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, आर्टिकल 22 में ये दोनों पार्ट्स हैं। ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। जो पहला पार्ट है दैट डील्स विथ ऑर्डिनरी वायलेशन ऑफ लॉ, यानी कि प्यूनिटिव डिटेंशन, और जो सेकंड पार्ट है डील्स विद द प्रिवेंटिव डिटेंशन, जिसमें सस्पिशन की बात है, जिसमें एक प्रिवेंशन की बात है, प्रिकॉशनरी मेजर लिया गया है। तो जो पहला पार्ट है दोस्तों आर्टिकल 22 का, जिसके अंदर अरेस्ट या डिटेन किया गया है अंडर ऑर्डिनरी लॉ, यानी कि प्यूनिटिव डिटेंशन की बात, वहां पे आप जिसको भी अरेस्ट करेंगे, पुलिस जिसको भी अरेस्ट करेगी, उस बंदे के पास ये अधिकार है जानने का कि उसको कौन से ग्राउंड पर अरेस्ट किया जा रहा है। दूसरा, उस बंदे को जिसको अरेस्ट किया गया है उसके पास ये अधिकार है कि वो अपने डिफेंस में किसी न किसी वकील से कंसल्ट कर सके। उसके पास ये अधिकार है कि उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करवाएं पुलिस, और इस 24 घंटे में एक्सक्लूड किया जाता है जर्नी टाइम। ठीक है, इसके अलावा जर्नी टाइम मतलब जहाँ पे अरेस्ट किया है और जहाँ पे कोर्ट है, इसके बीच का जो जर्नी टाइम है इसको नहीं कंसिडर किया जाता। इसके अलावा जिसको अरेस्ट किया गया है उसके पास ये अधिकार है कि राइट टू बी रिलीज्ड आफ्टर 24 आवर्स अनलेस मैजिस्ट्रेट ऑथोराइजेज द पुलिस टू फर्दर डिटेंशन। तो अगर अथॉरिटीज या मैजिस्ट्रेट फर्दर डिटेंशन के लिए नहीं बोलते तब इस इंसान को 24 घंटे के बाद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये जो सेफगार्ड्स हैं, ये सारे सेफगार्ड्स जो हैं वो एनिमी एलियन के लिए नहीं हैं, या किसी ऐसे इंसान के लिए नहीं है जो कि ऑलरेडी प्रिवेंटिव डिटेंशन में जेल काट रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल होता है, और जो लोग ऑर्डिनरी क्राइम करके आए हैं या क्रिमिनल चार्जेस लगा है। अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि that the arrest and detention in the first part of the article 22, that is punitive detention, do not cover arrest under orders of a court। अगर कोर्ट ऑर्डर से अरेस्ट हो रहा है कोई, अगर कोई सिविल अरेस्ट हो रहा है, अगर कोई अरेस्ट हो रहा है ऑन द फेलियर ऑफ पेइंग इनकम टैक्स, अगर किसी को अरेस्ट कर रहे हो डिपोर्टेशन पे ऑफ एन एलियन, इन सब कारणों से
अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसके ऊपर आर्टिकल 22 विल नॉट अप्लाई। ये सिर्फ और सिर्फ इट विल ओनली अप्लाई ऑन दी एक्ट और द वायलेशन ऑफ सम क्रिमिनल लॉ और क्वासी क्रिमिनल लॉ, ठीक है, जो कि एक पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट पे होता है। तो आर्टिकल 22 सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल या क्वासी क्रिमिनल लॉ या उसके नेचर का क्राइम से ही होता है, तभी आर्टिकल 22 में ये सारे राइट्स आपको मिलते हैं। जहां तक सेकंड पार्ट की बात है, उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि एक चीज़ तो यह है कि एक प्रिवेंटिव डिटेंशन है, दूसरी डिफरेंस ये है पार्ट 1 से कि ये दोनों सिटीजन्स एज वेल एज एलियंस दोनों के ऊपर अप्लाई होता है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं? सबसे पहले आप किसी भी इंसान को जिसको भी आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट किए हैं उसको 3 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते, अनलेस एक एडवाइजरी बोर्ड बनाई जाए, उसके रिपोर्ट के अनुसार 3 महीने से ज़्यादा अगर वो एडवाइजरी बोर्ड रिकमेंड करे तभी आप रख सकते हैं, अदरवाइज 3 महीने से ज़्यादा आप नहीं रख सकते। दूसरा, आपको उस जिसको भी आपने डिटेन करा है उसको बताना पड़ेगा, उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि रीजंस क्या है, ग्राउंड्स क्या है उसको डिटेन करने का। तीसरा, उसके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए टू मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर। आर्टिकल 22 के अंदर ये जो नीटी-ग्रिटीज हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रोसीजर, इसके लिए लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा, ठीक है। पार्लियामेंट विल प्रिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस एंड द क्लासेस ऑफ केसेस इन विच अ पर्सन कैन बी डिटेन फॉर मोर देन 3 months अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ विदाउट ऑब्टेनिंग द ओपिनियन फ्रॉम द एडवाइजरी बोर्ड। कब ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि एडवाइजरी बोर्ड के बिना भी 3 महीने से ज्यादा किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है, यह डिसाइड करने का अधिकार पार्लियामेंट को है। दूसरी चीज, मैक्सिमम पीरियड को लेकर भी डिटेंशन प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में कितना होगा, इसके ऊपर भी अल्टीमेट बात जो है वो पार्लियामेंट रख सकता है। और एडवाइजरी बोर्ड जो इंक्वायरी करेगी वो कौन से प्रोसीजर को फॉलो करेगी, इसके बारे में भी पार्लियामेंट बता सकता है। हालांकि 44th अमेंडमेंट 1978 में यह कहा गया था कि अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस में 3 महीने को 2 महीने में कर दें तो शायद सिविल राइट्स के ऊपर थोड़ा सा बेहतर इंपैक्ट हो। हालांकि इसको आज तक जो है कभी भी एनफोर्स नहीं किया गया है। सो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इतना ही नहीं, एक और चीज करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड कर देता है लेजिस्लेटिव पावर विथ रिगार्ड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन बिटवीन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर यूनियन लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर इन दोनों को अलग अलग अधिकार देता है कि दोनों मिलकर के प्रिवेंटिव डिटेंशन पर लॉ बना सकते हैं। तो कुछ ऐसे एरियाज हैं, कुछ ऐसे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज हैं जो कि एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट बना सकता है, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इन एरियाज पे सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है। और कुछ ऐसे हैं जिसके ऊपर दोनों बना सकते हैं, बोथ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन कॉन्करेंटली बना सकते हैं, जैसे मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज सर्विसेज एसेंशियल्स टू द कम्युनिटी, ये सारी चीजें। तो आज तक पार्लियामेंट ने किस किस्म के प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज बनाए हैं? पहली, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मिसा 1971, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट कोफेपोसा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल्स, टाडा, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट, पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट। तो ये सारी एक्ट्स हैं जो पार्लियामेंट ने बनाई हैं टू प्रिवेंट और टू अप्लाई ऑन द प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस। नाउ इट इज अनफॉर्चुनेट टू नो दैट नो डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड जो आज के तारीख में प्रिवेंटिव डिटेंशन को एक कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट मानता है। अब देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक दुनिया के लिए एक मॉडल है, एक मिसाल है। इसके अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। इसके अंदर लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करी जाती है, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करी जाती है, लेकिन एट द सेम टाइम इसके पास प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसे लॉज इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें किस तरीके से ऑपोजिट हैं, ये एक अजीब बात है, ठीक है। जैसे यूएस ने हटा दिया है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ को, इट वाज रिसोर्टेड टू इन ब्रिटेन ओनली ड्यूरिंग द फर्स्ट, मतलब ब्रिटेन ने इस चीज को लागू किया था ओनली ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद उन्होंने भी बंद कर दिया है। अगर हम प्री इंडिपेंडेंस देखें तो बंगाल स्टेट प्रिजनर्स रेगुलेशन ऑफ 1818 जो अंग्रेजों ने अप्लाई किया था, और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939, ये भी प्री इंडिपेंडेंस है। ये दोनों केसेस में अंग्रेजों ने अप्लाई किया था और उनका कारण कुछ और था, वो कॉलोनियल इंटरेस्ट के लिए कर रहे थे। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्टिकल 23 एंड 24 को साथ करेंगे। थैंक यू सो मच।